5 दिवसीय गांधी कथा के तीसरे दिवस पर गांधी कथा सुनने के लिए गांधी अध्ययन पीठ के इस सभागार में उपस्थित आप सभी लोगों को नमस्कार। आप सबका स्वागत है। पिछले 2 दिन हम लोगों ने गांधी जी की बाल्यावस्था और गांधी जी के बचपन में उनके साथ जो घटनाएं घटी और कल के दिन हमने सुना कि दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी किस तरह जो घटनाएं उनके साथ घटी उसके अनुरूप उससे वो निराश नहीं हुए, लेकिन सत्याग्रह का बीज और संघर्ष का बीज, अहिंसा पर आधारित सत्याग्रह का बीज उनके अंदर बोया गया और किस तरह वो बीज पनप उठा। बहुत ही मर्मस्पर्शी, हृदय स्पर्शी घटनाएं और नारायण भाई के व्यक्तिगत अनुभवों को हमने सुना। पिछले 2 दिनों से हमारे बीच में श्री नारायण शास्त्री के नेतृत्व में भजन, बीच बीच में भजन होते रहे और बहुत ही सारगर्भित, अर्थपूर्ण और प्रेरणा देने वाले भजन। आज भी श्री नारायण शास्त्री जी हमारे साथ हैं। कल उन्हें आवश्यक कार्य से बनारस छोड़ कर जाना पड़ रहा है, तो हम चाहते हैं कि इतने खूबसूरत, सुंदर, मिठास भरे, प्रेरणास्पद भजन गाने वाले श्री नरेंद्र शास्त्री का सम्मान हो। मैं अनुरोध करता हूं श्री राम प्रकाश द्विवेदी जी से कि मंच पर आवे और श्री नरेंद्र शास्त्री को शाल उड़ाकर सम्मानित करें। साथ साथ साझा संस्कृति मंच के अध्यक्ष डॉक्टर निधि भाई से भी अनुरोध है कि आयोजकों की तरफ से एक छोटा सा उपहार श्री नरेंद्र शास्त्री जी को दें। मैं कथा सुनने से पहले कथावाचकों और उपस्थित सभी अतिथियों को स्वागत देने के लिए थियोसॉफिकल सोसाइटी के राष्ट्रीय सचिव श्री सुंदरम से अनुरोध करता हूं कि वे यहां पोडियम पर आवें और नारायण भाई का स्वागत करें। आप गांधी विद्या संस्थान के शुरुआती दिनों में वहाँ पे प्रोफेसर रहे हैं। गांधी के विचारधारा से नज़दीक से जुड़े हुए हैं। श्री सुंदरम से अनुरोध है कि नारायण भाई का और उपस्थित अतिथियों का स्वागत करें। आज की धुन चारों पुरुषार्थ और जीवन मरण के उद्देश्य के संबंध में है। अर्थ हो धर्म के वास्ते, 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 काम हो मोक्ष 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 के वास्ते, जीवन हो सत्य के वास्ते, जीवन हो सत्य के वास्ते,
जीवन हो सत्य के वास्ते, जीवन हो सत्य के वास्ते, मरण हो शांति 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 के वास्ते, अर्थ हो धर्म 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 के वास्ते, काम हो मोक्ष 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 के वास्ते, जीवन हो सत्य 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 के वास्ते, मरण हो शांति 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 के वास्ते। 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका छोड़कर कायम के लिए भारत वापस आए, लेकिन उनके दक्षिण अफ्रीका रहते ही भारत के कुछ लोगों का संबंध गांधी के साथ था। गोखले जी का संपर्क तो थोड़ा ज़्यादा गहरा था, पत्राचार होता था। स्वयं गोखले जी गांधी जी की इच्छा से दक्षिण अफ्रीका गए भी थे, उनके कामों को भी देखा था। कम लोगों को पता है कि तिलक महाराज का भी संपर्क गांधी जी से, वो दक्षिण अफ्रीका में थे तब था। थोड़ा था, गोखले जी जितना गहरा नहीं, फिर भी संपर्क उनका भी था। गणेशन नाम के एक सज्जन दक्षिण भारत के थे, उनका ध्यान गांधी जी पर काफ़ी लगा हुआ था और गांधी जी के साहित्य को सबसे पहले प्रकाशन करने वाले भी गणेशन थे। और एक सज्जन जिनका नाम गांधी जी से बहुत ज़्यादा मशहूर था, उनका भी संपर्क था और वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। जब रविंद्रनाथ ठाकुर ने ये सुना कि गांधी जी अब आ रहे हैं, तो पत्र लिखा कि आप आएंगे, मुझे विश्वास है कि आप तो अपना स्थान स्वयं ढूंढ लेंगे
संभव है कि आप अपना आश्रम भी कहीं स्थापित करें, लेकिन उस सारी प्रक्रिया में समय जा सकता है। फीनिक्स में बहुत सारे बच्चे भी आपके साथ हैं, तो उन आश्रम कुमारों का क्या होगा जब तक आप अपना आश्रम स्थापित नहीं करेंगे? तब तक क्या होगा? तो मेरा सुझाव यह है कि आप अपना स्थान जमा लीजिए, तब तक मेरे आश्रम में आप अपने आश्रम कुमारों को रखिए। इन्हें अफ्रीका छोड़ने से पहले ही आश्रम के कुमारों के लिए निमंत्रण गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की तरफ से मिल गया, तो गांधी जी के लिए तो एक बड़े आनंद का विषय हुआ। और उसी के कारण पहले ही कुछ महीनों में, 1 साल से थोड़े अधिक समय में, 3 बार गांधी जी शांति निकेतन भी गए बच्चों से मिलने, और रविंद्रनाथ ठाकुर से भी भेंट कर लें। बहुत ही शीघ्र गांधी जी रविंद्रनाथ को गुरुदेव कहकर बुलाने लग गए, क्योंकि शांति निकेतन के आबाल वृद्ध सब लोग उनको गुरुदेव कहते थे। एक अनुमान है, और उस अनुमान में कुछ तथ्य भी है, कि गांधी जी को महात्मा कहने वाले सबसे पहले गुरुदेव थे। उसमें कुछ तथ्य है, पूर्ण सत्य नहीं है। गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे, तब उनको सौराष्ट्र के जेतपुर नाम के एक छोटे से कस्बे से किसी एक सज्जन की चिट्ठी गई थी। वो छोटे मोटे कवि भी थे, तो लेकिन पत्र ही लिखा था। लेकिन उस पत्र में पहली बार गांधी जी को संबोधित किया गया था महात्मन, यानी, लेकिन कौन उसको भी लोग जानते नहीं हैं। उनको भट्ट जी कहते थे, भट्ट उनकी सरनेम थी, इसलिए भट्ट जी कहते थे। उनके परिवार वालों ने अब उनके जाने के बाद उस विषय में एक छोटी सी पुस्तिका भी छपी है कि किस प्रकार से वो पहले लिखा था इत्यादि। दक्षिण अफ्रीका से जब आए तब गोखले जी ने सलाह दी थी कि काम तो आप खुद स्वयं ही तय करोगे, काम करने का तरीका, काम करने का स्थान, ये भी आप ही तय करोगे। उस विषय में मैं कुछ सलाह नहीं दूंगा, लेकिन मैं आपसे इतनी सलाह दूंगा कि कुछ भी काम आरंभ करने से पहले आप भारत को अच्छी तरह से समझ लीजिए और उसके बाद काम कीजिएगा। और उसके लिए उन्होंने नुस्खा भी बता दिया। कहा कि आंखें खुली रखकर देखना, कान खुले रखकर सुनना, लेकिन किसी पब्लिक मीटिंग में बोलना नहीं। 1 साल भर
तो गांधी जी को तो ये बहुत ही पसंद आ गया, यद्यपि उनको बोलना पड़ा 1 साल का, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में 3 सत्याग्रह करके आए थे और 30 सत्याग्रह में काफ़ी बड़ी जीत हुई थी। तो एक सफल कार्यकर्ता या नेता के नाते आए हुए आज का सम्मान जगह जगह देश में हुआ, और सम्मान की जो सभाएं होती थी, मानपत्र दिए जाते थे, तो गांधी सोचते थे कि उसका उत्तर अगर मैं ना दूं तो अविवेक होगा, इसलिए उसके उत्तर में वो पब्लिक में बोले। उतना छोड़कर फिर और किसी प्रसंग पर पब्लिक मीटिंग में एड्रेस दी। सबसे पहली पब्लिक मीटिंग उन्होंने बनारस में की। BHU के एक मकान के शिलान्यास के समय का वो किस्सा है, लेकिन सबसे प्रथम वो हिस्सा था। रविंद्रनाथ के साथ का संबंध उससे पहले ही घनिष्ठ हो चुका था। विवेक, विनय की कमी दोनों तरफ से कब नहीं थी। गांधी जी का रिवाज बहुत बड़ी उम्र तक देखा मैंने कि अपने से उम्र में थोड़े ही बड़े हों तो भी गांधी जी उनको झुककर प्रणाम करते थे। यहाँ तक कि एक प्रसंग मुझे याद है कि गांधी जी उपवास कर रहे थे, स्वास्थ्य उनका कमज़ोर था, और उनकी सगी बड़ी बहन, रड़ियात बहन उनका नाम था, वो छोटे भाई की तबीयत के समाचार पूछने के लिए आई थी। बचपन में एक दूसरे को तूता कहा होगा, एक दूसरे से खेले होंगे, ऐसा संबंध है। और गांधी लेटे हुए हैं बिछाने में, और हम लोग तो गुजराती में फोई कहते हैं या फोई बा कहते हैं, तो हम लोग सोच रहे थे कि फोई बा आए हैं। गांधी जी कहते हैं उनको कि माफ़ करना, अभी मैं बैठ नहीं सकता हूँ, उठना मेरे लिए संभव नहीं है, इसलिए आपके पैरों को छू नहीं पाता हूँ, लेकिन नमस्कार ले रहा। यानी अपनी बड़ी बहन को भी से भी माफ़ी मांगी कि मैं पैर नहीं छू पाता हूँ, आए हो। इतना उनका विवेक तो था ही। उधर ठाकुर 7 साल बड़े गांधी जी से, लेकिन विनय विवेक में उनसे तरीक भी कम नहीं। इसलिए मैंने ये दृश्य एक से अधिक बार देखा कि गांधी जी झुककर प्रणाम करने की कोशिश कर रहे हैं और सामने गुरुदेव झुककर प्रणाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और जापान में ये अक्सर होता है, जापान का रिवाज है कि कोई भी मिलता है तो नमस्कार करते हैं, और जितना ज़्यादा विवेक हो उतना ज़्यादा झुक कर प्रणाम करेंगे। तो ये दोनों अब उनकी होड़ होती थी कि कौन ज़्यादा झुके, दोनों एक दूसरे को इस प्रकार से नमस्कार करते थे। बीच बीच में मिलते रहे, बीच बीच में बातें रहती रही। कई विषयों में इन दोनों के विचारों में साम्य था,
कई ऐसे विषय थे जिस विषय में मतभेद था, और मतभेद दोनों ने बहुत ही एकदम सहजता से खुली तौर पर प्रकट किए थे। कुछ विषय तो ऐसे भी थे कि जिन विषयों पर अपने मतभेद उन्होंने लिखकर भी प्रकट किए थे। ये एक ऐसी स्थिति थी जो मुझे लगता है कि आज समझ लेना आवश्यक है। आज बहुत प्रासंगिक विषय है वो, क्योंकि यहाँ अक्सर मतभेद के साथ मनभेद जुड़ जाता है, और वहाँ एकदम अलग अलग विचार होने के बावजूद मनभेद तो नहीं होता था, आदर की भी बिल्कुल कमी दिखती नहीं थी। स्नेह और आदर के साथ एक दूसरे के साथ बर्ताव रखते थे। व्यवहार किशोरलाल मशरू वाला गांधी जी के साथी अनेक वर्षों तक, उन्होंने एक जगह लिखा है कि इस देश में, दुनिया में जो संस्कृतियां हैं उनके दो धाराएं कही जा सकती है। एक संत संस्कृति और दूसरी भद्र संस्कृति। कहा जा सकता है कि गुरुदेव की जो संस्कृति थी वो भद्र संस्कृति थी, और महात्मा की जो संस्कृति थी वो संत संस्कृति कही जा सकती है। हालांकि महात्मा ने कभी अपने आप को महात्मा कहलाना पसंद नहीं किया। एक से अधिक बार ये कहा कि ये तो मेरे लिए अभिशाप जैसा है, मुझे जो ये महात्मा कहते हैं। फिर भी दो की संस्कृतियाँ भिन्न भिन्न दिखती थी। पहली बार जब वो शांति निकेतन गए थे तो गुरुदेव ने खास व्यक्तिगत ध्यान देकर उनको जिस कमरे में या मकान में ठहराने वाले थे उस कमरे की सारी सजावट देखी, और सोचते थे कि गांधी को कैसा पसंद होगा। सादगी भी होनी चाहिए, सुंदरता भी होना चाहिए, और क्या क्या चीज़ें रखेंगे इत्यादि इत्यादि। बहुत डिटेल में जाकर ठहरने की सारी व्यवस्था की। फिर गांधी आए, देखा कि खूब तैयारी की है। तुरंत ध्यान में भी आया कि टैगोर ने स्वयं ध्यान लेकर ये सब कह रहा। फिर कहा कि मैं देखूं, ऊपर चले गए। जहाँ ठहरे थे उस कमरे से ऊपर छत था, तो इधर बिछौना वगैरह एकदम तैयार था और बहुत साफ सुथरा तैयार। और गांधी ने कहा आपकी अगर इजाज़त हो मैं आकाश के नीचे सोना चाहूँगा। यानी इनकी तैयारी तो पूरी थी कि बहुत ही अच्छी उनके लिए शैया तैयार हो, लेकिन गांधी ने आकाश के नीचे का ही अपना पसंद किया। रात को तो सोना। मैंने सेवाग्राम में ऐसे कई दिन देखे हैं कि जब बारिश आती हो थोड़ी सी हल्की सी, बाहर सोते थे आकाश के तले, तो थोड़ी बारिश बूंदाबांदी हुई तो बिस्तर लपेट कर कमरे में चले जाएंगे। फिर पता चले कि अब बारिश नहीं है तो फिर बाहर आएंगे। तो एक रात में
3 बार बाहर आएंगे और 3 बार अंदर जाएंगे, लेकिन बाकी का समय तो सीधे आकाश के नीचे सोने का मौका छोड़ते नहीं थे। वो शांति निकेतन अगर गए तो शांति निकेतन की सज्जा के बदले में उन्होंने पसंद की प्रकृति की सज्जा। इस प्रकार के संबंध उन लोगों के परस्पर के थे। एक 19वीं शताब्दी का आखिरी हिस्सा दर्शन, विश्व के दर्शन में 3 शब्दों का काफ़ी उसमें चर्चा रही, जिसको हमारे यहाँ भारत में भारतीय शब्दों में कहा गया सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य का उपासक सुंदर के उपासक को से मिल रहा था, लेकिन दोनों का मिलन जो था वो मिलन की एकता शिव की ओर थी। तो शिव के आंगन में सत्य और सुंदर के उपासक मिले, ऐसा वहाँ प्रसंग होता रहा और अनेक प्रकार की बातें हल्की फुल्की हुई। गंभीर बातें जो हुई उसका भी मैं थोड़ा उल्लेख करूँगा। पहले हल्की फुल्की बातों में गांधी जी ने सारा देखा। पहले तो अपने लड़कों से पूछा जो वहाँ गए थे कि भाई तुम आकर रहे हो, कैसा लगता है? तो कृष्णदास जो कि छगनलाल गांधी के पुत्र माने गांधी जी के भतीजे के लड़के थे, तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा लगता है लेकिन बहुत अलग है। अच्छा है लेकिन अलग है। तो कैसे? तो अपने यहाँ सुबह उठने के लिए घंटी बजती थी फिनिक्स में। पहले तो नहीं थी लेकिन बाद में फिर घंटी बजने लग गई। यहाँ सुबह उठने में घंटी नहीं बजती है, वैतालिक गाना होता है। यहाँ तो गाना का खर उठाते हैं, यहाँ कुछ अलग है। अच्छा है लेकिन अपने यहाँ नहीं होता था, उससे कुछ भिन्न। शैलियाँ दो की अलग है, उसने इस प्रकार से वर्णन किया। उस गानों में गांधी ने एक एकता देखी। वैतालिक गान हो रहा है, सुबह उठाने के लिए गीत गाया जाता है, लेकिन उसमें भी भारत की संस्कृति की सर्वसमावेशकता ये उस वैतालिक गाने में प्रकट होती है। हे मोर चित्त पुण्य तीर्थ जागोरे धीरे, यही भारतेर महामानवेर सागर तीरे। यहाँ आर्य आए, अनार्य आए, द्रविड़ आए, चीन आए, शौक हून दल पाठान मोगल एक देहे होलो लीन। एक के बाद एक संस्कृति। सुबह उठाते समय गाना, लेकिन पूरी भारतीय संस्कृति का एक चित्र। गांधी जी कभी कभी गाते थे, संगीत का कोई दावा नहीं था और सत्यनिष्ठा के कारण वैसा वो दावा कर भी नहीं सकते थे, लेकिन संगीत पसंद बहुत करते थे और उसके प्रति ध्यान उनका काफ़ी रहता था। तो ये गाना
उन्होंने सुना करते ये तुमको अलग लगा, लेकिन क्या है ये तुमने समझा करके उसको समझाते थे। फिर एक दिन कहते हैं कि गुरुदेव, आपको अगर आपत्ति न हो तो मैं एक छोटा सा सुझाव रखना चाहता हूँ। क्या? कि आपके सब कामों में बहुत सारे नौकर चाकर रखे हुए हैं, सारे काम जो नौकरों के थ्रू करते हैं, और हम लोगों का जो फीनिक्स आश्रम था वो सब काम हम लोग अपने आप हाथ से करते हैं। कुछ काम हम लोग अपने हाथ से नहीं कर सकते। अब ये तो शिक्षा का प्रयोग वीर, उन्होंने कहा जरूर कीजिए, आप कीजिए, हमारे आश्रम में कीजिए। शांति निकेतन के उनके जानकार लोग कहते थे इस घटना के बारे में कि गुरुदेव जानते थे कि ये प्रयोग अपने यहाँ कोई बहुत ज़्यादा चलने वाला नहीं, लेकिन ये गांधी कहता है कर दें तो प्रयोग करके उनको इजाज़त दे के कीजिए। तो झाड़ू लेकर गांधी निकल पड़े। तो गांधी ने ही जब झाड़ू लिया तो फिर और लोग भी कुछ साथ हुए, रसोई घर में सब्जी काटने के लिए कुछ हुए। कुछ दिनों तक वो परंपरा शांति निकेतन में चली। आज वो परंपरा साल में एक दिन चलती है। जिस दिन पहले शुरू किया था उस दिन को याद करने के लिए उस दिन शांति निकेतन में नौकर रखा नहीं जाता है, लोग सब काम हाथ से, उस दिन की छुट्टी होती है। तो इस प्रकार का प्रयोग, एक प्रयोग भी करने लगे, दूसरा कर रहे आप करके देखो, करो, हमको कोई आपत्ति नहीं, आनंद ही होगा, जितना हो सके करेंगे। ये प्रयोग भी जीवन का शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र हो जिसमें गांधी ने अपनी ही चोंच ना डुबाई हो। तो कहते थे जैसे कि आहार, खाना पीना, तो गुरुदेव नाश्ता कर रहे थे तो लूची खा रहे थे। पूड़ियाँ होती है लेकिन मैदे की बनी हुई। तो तुरंत कहा कि अरे गुरुदेव, ये मैदे की, दिस इज पॉइजन, ये तो जहर है। एकदम गांधी, ये तो जहर है। गुरुदेव कहते हैं कि हाँ आप कहते हैं तो पॉइजन जरूर होगा, लेकिन पॉइजन बहुत हल्का है, क्योंकि मेरे इतने साल से खा रहा हूँ, अभी तक मरा तो नहीं हूँ। इस तरह के एक दूसरे के साथ बातचीत में विनोद, विनय, ये भी सब होता रहता था। मतभेद के विषय पब्लिक के काम के संबंध में आए। सबसे पहला विषय आया जब गांधी ने अपने स्वदेशी के कार्यक्रम के समय में स्वदेशी माल का उपयोग करो, यहाँ तक कि विदेशी कपड़ों की होली करो, ये जब कहा तो गुरुदेव को ये पसंद नहीं आया। गुरुदेव उससे पहले भी बंगाल का जो स्वदेशी आंदोलन था उस आंदोलन में रह चुके थे, और फिर उसमें से अपने आप को उन्होंने थोड़ा सा हटा लिया था, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि इसमें दबाव डाला जाता है लोगों पर, और उनको ये था कि लोग दबाव डालकर ये स्वदेशी के लिए आग्रह करेंगे तो वो ठीक नहीं होगा। गांधी जी कहते थे कि आपकी दबाव न डालना ये मैं मंजूर करता हूँ, लेकिन स्वदेशी का आग्रह रखना ये तो मैं आवश्यक मानता हूँ। तो
उसके विषय में उनकी चर्चा हुई और गांधी ने कहा कि नहीं, प्रयोग तो हम तो करेंगे। और कलकत्ते में भी विदेशी कपड़े की होली हुई। एक और विषय जो ज़्यादा गंभीर, जिसकी थोड़ी चर्चा और एक संदर्भ में हम बाद में करेंगे, वो था चरखा। क्योंकि गांधी जी पर तो चरखे की सनक सवार थी, ऐसा कहा जा सकता है। तो वो चरखा, इस देश के हर एक आदमी को चरखा चलाना चाहिए। किसी ने कहा कि रविंद्रनाथ कह रहे हैं वो भी अगर आधा घंटा रोज चलाए तो अच्छा, ऐसा मैं चाह रहा हूँ। अब मज़ा ये था कि शायद कहता हूँ क्योंकि साहित्यिक लोगों के मतभेद हो सकते हैं। उस समय में बांग्ला साहित्य के गुरुदेव के बाद के सबसे अधिक सुप्रसिद्ध कोई साहित्यिक हो तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय थे। तो शरद बाबू ये नियमित रूप से कताई करते थे। और ये चरखा क्या चला रहा, मैं नहीं चलाता हूँ। महादेवी वर्मा से पूछा था इनसे यहाँ पर हिंदी में भी कि क्या आजकल आप करते, तो मैं कविता की रचना करती हूँ। आपका रचना कार्य है तो मैं कविता की रचना करती हूँ। तो कवियों की दृष्टि से वो रचना है। तो इन्होंने कहा कि मैं कटाई, बल्कि उनको लगता था कि ये कटाई वगैरह जो है ये लकियानूस है, उसके बारे में आगे बढ़ना चाहिए। मैं तो चाहूँगा कि मुक्ति से वातावरण हो। और उसके बारे में फिर मॉडर्न रिव्यू में लेख भी लिखा कि गगन में, आकाश में चिड़िया जिस प्रकार से मुक्त रूप से विहार करती है, ऐसा विहार हो, ऐसा वातावरण बने और हर किसी पर दबाव वगैरह। तो गांधी जी ने कहा कि मैंने ऐसी चिड़िया देखी है कि जिनके पास शाम को खाना होता नहीं है, तो कम से कम उनके पेट में खाना पड़े तब तो वो मुक्त विहार कर सकेगी। और उनके पेट में खाना पड़े इसलिए मैं चरखे का आग्रह रखता हूँ। इनका विचार ये मनुष्य में, भारत के लोगों में कम से कम पेट का खड्डा तो पहले पूरा हो, उसके बाद फिर आप बाकी का सारा विचार कर सके, उस तरह का मतभेद था। और वो मतभेद उन्होंने रखा, प्रकट किया। एक मतभेद बाद में प्रकट हुआ जिसमें मैं कम से कम गुरुदेव के पक्ष में हूँ, गांधी के पक्ष में नहीं। जब 1934 में, जरा बाद की बात है, बिहार में बहुत बड़ा भूकंप हुआ और गांधी उन दिनों में हरिजन यात्रा करते थे देश भर में। और उनके मन में विचार था कि ये अस्पृश्यता देश में निकलनी चाहिए, रोज उसी पर बोलते थे। तो उसी का समवाय उनके विचारों में हुआ, इसलिए उन लोगों ने ये कह दिया कि ये हम लोगों ने ऐसे पाप किए हैं कि जिसके कारण ये भूकंप हुआ। तो गुरुदेव ने कहा कि अगर आप प्राकृतिक घटनाओं को मनुष्यकृत घटनाओं के साथ जोड़कर कहेंगे तो मनुष्य अपने इरादे के अनुसार अपने हेतु को सिद्ध करने के लिए कई चीज़ों को इस प्रकार से जोड़कर कहने लगेगा। इसलिए इसमें से तो अंधश्रद्धा बढ़ेगी, ये
ठीक नहीं होगा। इस विषय में मैं गुरुदेव के साथ सहमत हूँ, गांधी के साथ मैं सहमत नहीं हो सका। लेकिन गांधी के मन में चोट इतनी थी अस्पृश्यता के संबंध में कि उनको लगता था कि हाँ भाई, हम लोगों ने पाप किए हैं इसलिए ये होता है। इतनी ये भाव मैं समझ सकता हूँ, लेकिन इस भाव के पीछे जो तर्क है उस तर्क के साथ सहमत होना मेरे लिए संभव नहीं है। तो इस प्रकार के मतभेद इत्यादि हुआ कि सम्मति सबसे बड़ी जो अगर थी तो भारत की संस्कृति के विषय में वो सर्वसमावेशक संस्कृति है और प्राचीन काल के जिन चीज़ों का अध्ययन गांधी का उतना नहीं था जितना रविंद्रनाथ का था, लेकिन प्राचीन काल के जो तत्व थे उन तत्वों में दोनों की सम्मति थी। उसके बाद में मध्यकाल के संतों के कुछ के तो काव्यों के अनुवाद तक रविंद्रनाथ ने किए। गांधी ने तो अपनी आश्रम भजनावली में संतों के भजनों को दाखिल किया, कोई अनुवाद वगैरह तो नहीं किया, बल्कि उनको कभी अच्छा लगे तो अनुवाद किसी दूसरे कवि से कहकर अनुवाद करवा लेते थे कि भाई एक अंग्रेजी बहुत बढ़िया कविता है, इसका गुजराती भजन में अनुवाद करो, तो ऐसा अनुवाद भी करवा। लेकिन वैसे काव्य अनुवाद करने की कोशिश उन्होंने की। गांधी ने जिंदगी में कविता कभी लिखी है क्या आपको मालूम नहीं हो, ये मालूम नहीं, लिखी नहीं थी, लेकिन बोलते थे। वो हरिलाल गांधी का लड़का, हरिलाल गांधी का नहीं, हाँ हरिलाल गांधी का दूसरा नंबर का लड़का रसिक, छोटा जब था तो बहुत प्यार था, तो उसको खिलाते समय ये रसिक के बारे में गांधी कभी कभी कविता बनाकर बोल देते कि मेरा रसिक ऐसा ऐसा, जैसे ये दादाजी। उतनी कविता गांधी ने खुद कविता बनाई हो उतना मुझे याद है, और तो कुछ मैं नहीं जानता हूँ कि गांधी ने कभी कविता पर हाथ आजमाया हो, ऐसा नहीं मालूम, लेकिन वो करते थे। रसिक बहुत छोटी उम्र में, बहुत छोटी यानी मेरा ख्याल है 17-18 साल के होंगे, तब गए, मैंने उनको देखा था, इसलिए मुझे याद है कि मैं वर्णन जो कर रहा हूँ वो उससे कई वर्ष पहले की, काफ़ी छोटे जब थे तब की बात। तो इस तरह का एक संबंध जो था, लेकिन भारत की संत संस्कृति ने जो दिया था उस चीज़ को रविंद्रनाथ ने जितना महत्व दिया उतना ही महत्व गांधी के मन में भी था। एक बहुत बड़ी एकता थी अस्पृश्यता के संबंध में, और अस्पृश्यता के बारे में जब गांधी ने उपवास किया तो उनसे रहा नहीं गया, तो शांति निकेतन से भागकर आए जेल में, यरोडा जेल में, जहाँ वो अनशन कर रहे थे। और मालूम नहीं क्यों जेल में तो बाहर से आने वाले को रोक रहे थे, और गुरुदेव निकले हैं ये अंदाज था। और गांधी ने कहा कि शायद गुरुदेव आते हों और उनको रोका हो, जरा जाकर देखो। तो देवदास को भैया और देखा कि वहाँ रुके हुए ही थे और उनके लिए जाने की व्यवस्था की। और उसके बाद तो उन्होंने यज्ञ संभवा मूर्ति नाम का भाषण भी दिया और लेख भी लिखा कि ये यज्ञ में से उत्पन्न हुई मूर्ति जैसा उनका स्वरूप दिखता था। जब अपने अनशन के अंतिम दिन में गांधी को
टैगोर ने देखा तो उसका वर्णन यज्ञ संभवा मूर्ति इस प्रकार से अस्पृश्यता निवारण के बारे में उन दोनों के विचार इतने एक से थे। उसके बाद फिर समझौता वगैरह हुआ और वो जो हुआ उसमें बंगाल को अन्याय हुआ और इसलिए उस सब्जेक्ट को तो पसंद नहीं किया। वहाँ फिर टैगोर ने अपने मतभेद भी प्रकट किए, लेकिन मूल जो तत्व था अस्पृश्यता का तत्व क्या कहना वो उस विचार का विरोध इस विषय में दोनों की राय एक सी थी, इतना हमको मानना पड़ेगा। परस्पर का संबंध लेकिन जो था वो आदर का, प्रेम का। घनश्याम दास बिरला ने उसका एक जगह वर्णन किया है कि एक दिन रात को 10 बजे प्राय वो सोए थे दिल्ली के बिरला हाउस में और महादेव भाई आए और उनको